नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम, या जिसको आप रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कहते हैं। तो आज हम लोग इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ेंगे, इस एक्ट के पारित होने के कारणों के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ इसकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, और बाद में हम लोग देखेंगे कि इस एक्ट में कौन कौन सी कमियां थी या इसके कौन कौन से दोष थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ध्यान से देखिएगा। अंग्रेज़ों ने भारत पर बहुत लंबे समय तक शासन किया और भारत को बहुत कठिनाइयों के बाद आज़ादी मिली थी। अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन सही और सुचारू रूप से चलाने के लिए कई योजनाएं बनाई और कई अधिनियम तथा बिल पारित किए, जिनमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सभी को पता है कि अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर अधिकार कर लिया था, व्यापार करने आए थे और धीरे धीरे वो एक राजनीतिक शक्ति में बदल गए और हम लोग को गुलाम बना लिया। तो हम लोग पर शासन करने के लिए वो अनेक तरह की योजनाएं बनाते थे, अनेक तरह के कानून लाते थे। उन्हीं कानूनों में से आप कह सकते हैं एक कानून था जिसको हम कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो अब चलिए हम पढ़ते हैं इसकी पृष्ठभूमि के बारे में कि आखिर इसके आने के कारण क्या थे, ये एक्ट क्यों लाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की पृष्ठभूमि। शुरुआत में जब 1600 ईस्वी में अंग्रेज़ भारत में व्यापार करने के लिए आए और उन्होंने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और कई युद्ध लड़कर, खासकर प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा और बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा। इन युद्धों को लड़ने के बाद भारत के बड़े भूभाग को अपने अधीन कर लिया और एक व्यापार करने वाली कंपनी से एक राजनीतिक शक्ति में बदल गए। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और ब्रिटिश व्यापारी भारत में व्यापार करने के लिए आए। लेकिन हुआ क्या, इनकी धीरे धीरे महत्वाकांक्षाएं बढ़ती चली गई और इन्होंने कई युद्ध लड़े, खासकर प्लासी और बक्सर का युद्ध। इसके बाद धीरे धीरे इन्होंने भारतीय क्षेत्रों को जीतना प्रारंभ कर दिया और फिर ये धीरे धीरे व्यापारिक कंपनी से एक राजनीतिक शक्ति में बदल गए। अब देखिए होता क्या है आगे। इसका फ़ायदा ब्रिटिश सरकार को भी मिल रहा था। अब जो ब्रिटिश सरकार थी उसको भी इसका फ़ायदा मिल रहा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने ही ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए भेजा था और कंपनी को एक अधिकार दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक अधिकार पत्र भी जारी किया गया था और कहा गया था कि इस कंपनी के अलावा कोई भी अन्य ब्रिटिश कंपनी इन जगहों पर व्यापार नहीं कर सकती थी। इसके बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार को हर साल बहुत सारे पैसे दिया करती थी। अब जो ब्रिटिश सरकार थी, चूँकि ब्रिटेन से ही आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ब्रिटेन सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ये अधिकार दे दिया था कि आपके अलावा पूर्वी देशों से और कोई भी कंपनी व्यापार नहीं करेगी। तो इस प्रकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार प्राप्त हो गया था और बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार को पैसा देता थी। अब पैसा कैसे देती थी, देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करती थी। यहाँ से जो भी उसको लाभ मिलता था, जो भी मुनाफा मिलता था, उसमें से कुछ पैसे ब्रिटिश सरकार को दे देती थी। तो ब्रिटिश सरकार भी खुश थी और ईस्ट इंडिया कंपनी भी खुश थी। लेकिन हुआ क्या, लेकिन 1768 ईस्वी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होती चली गई और धीरे धीरे कंपनी ब्रिटिश सरकार को पैसे देने में असमर्थ होने लगी। यहाँ तक कि एक समय ऐसा भी आया कि कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से ही पैसे ऋण के रूप में मांग लिए। अब देखिए, पहले क्या था कि ब्रिटिश सरकार को कंपनी पैसे देती थी,
लेकिन 1768 के बाद कुछ घटनाएं घटी ऐसी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई, ख़राब हो गई, और अब वो ब्रिटिश सरकार को पैसे देने के बजाय उधार यानी कर्ज के रूप में पैसे मांगने लगी उल्टा। ब्रिटिश सरकार नहीं चाहती थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी डूब जाए। अब भाई कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि उसकी कंपनी डूबे, क्योंकि ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये ब्रिटेन की ही कंपनी थी, तो वो देश नहीं चाहेगा कि उसके देश की कोई कंपनी डूब जाए। तो इसलिए ब्रिटिश सरकार ने निर्णय लिया कि वह कंपनी को एक रेगुलेटिंग एक्ट की मदद से मजबूत करेगी और उसे दोबारा खड़ा करेगी। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कामों को विनियमित करने और उसकी निगरानी करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। तो ये तो आपको पता चल गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की खराब स्थिति के कारण ये जो एक्ट था वो पारित किया गया था। लेकिन अब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति खराब क्यों हुई, इसको भी जान लेते हैं थोड़ा सा। इसके कई कारण थे। देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था, और यह युद्ध 3 वर्षों तक चला था, 67 से लेकर 1767 से 69 तक। इस युद्ध का निष्कर्ष तो कुछ नहीं निकला, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का इस युद्ध में बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया, बहुत ज़्यादा धन बर्बाद हो गया, संसाधन बर्बाद हो गए, गोला बारूद। तो इससे ईस्ट इंडिया कंपनी की जो हालत थी वो ख़राब हो गई, पहला कारण था। दूसरा कारण ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों ने कंपनी में बहुत भ्रष्टाचार किया, और धीरे धीरे स्थिति यह आ गई कि कंपनी के कर्मचारी तो निजी व्यापार करके माला माल हो गए थे, लेकिन कंपनी को डुबोते चले गए। अब जो कंपनी के कर्मचारी थे ये बहुत भ्रष्ट हो गए थे। ये अपना निजी व्यापार करने लगे थे। निजी व्यापार करते थे तो खुद तो माला माल हो रहे थे, भारत से माला माल होकर इंग्लैंड लौटते थे, लेकिन कंपनी की ओर इन्होंने ध्यान नहीं दिया और कंपनी डूबती चली गई। तो दूसरा कारण क्या था कि कंपनी के भ्रष्ट अधिकारी, इन्होंने डुबो दिया। तीसरा कारण क्या था स्थिति खराब होने का? ईस्ट इंडिया कंपनी, ये तो मैंने पढ़ा ही दिया। तीसरा कारण था 1769-70 में बंगाल के क्षेत्र में बारिश कम होने के कारण फसलों का उत्पादन बहुत कम हुआ, लेकिन कंपनी ने करों को बढ़ा दिया, और इस कारण बंगाल की 1/3 जनसंख्या भुखमरी से मौत की चपेट में आ गई। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार पर भी असर पड़ा। अब देखिए कैसे असर पड़ा। जब बंगाल में 1769-70 में बारिश कम हुआ तो फसलों का उत्पादन कम हुआ। जब फसलों का उत्पादन कम हुआ तो जो यहाँ से निर्यात की जाती थी वस्तुएं, जैसे कपास हुआ या फिर जो खाद्यान्न फसलें हैं, वो कम हो गई। तो इससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार पर असर पड़ा। अब हुआ क्या, और आगे देखिए कि जब ये अकाल पड़ा उसके बाद भी कंपनी ने करों को बढ़ा दिया, कम नहीं किया, किसानों पर करों को बढ़ा दिया, जिससे किसान और ज़्यादा परेशान हो गए और उन्होंने किसानी करना ही छोड़ दिया। तंग आकर के वे कृषि करना ही छोड़ देते। तो इससे ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार पर और ज़्यादा असर पड़ता है। चौथा कारण देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चाय ले करके अमेरिका में बेचा करती थी। देखिए ध्यान से, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, भारत से चाय ले करके अमेरिका को बेचा करती थी, लेकिन बाद में अमेरिका में 85% चाय डचों के द्वारा तस्करी के माध्यम से बेची जाने लगी, जिससे भारत से जाने वाली चाय की मांग कम हो गई और इसका कंपनी के व्यापार पर बुरा असर पड़ा। पहले क्या होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चाय लेकर अमेरिका में ले जा कर के बेच देती थी और मुनाफा कमाती थी, लेकिन अब हुआ क्या, अमेरिका में 85% चाय डचों के द्वारा बेचा जाने लगा और वो तस्करी के माध्यम से। तो जो ब्रिटिश कंपनी थी जो भारत से चाय लेकर जाती थी, उसकी डिमांड अब अमेरिका में कम हो गई और इससे कंपनी के व्यापार पर बुरा असर पड़ा और कंपनी की स्थिति खराब हो गई। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कंपनी की स्थिति खराब क्यों हुई थी
और जब खराब हुई, कर्मचारी भ्रष्ट हो गए, तो उनको सुधारने के लिए और उन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कानून लाया गया, जिसे हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कहते हैं। तो उसके कुछ उद्देश्य थे। रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया तो उसके क्या क्या उद्देश्य थे? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए, यानी पहला उद्देश्य था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित किया जाए। दूसरा था ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता देने के लिए। तीसरा था भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखने के लिए। चौथा, स्टैंडर्ड कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करने के लिए। यहाँ स्टैंडर्ड नहीं होगा, ये हटा दीजिए। कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करने के लिए। तो आपको उद्देश्य समझ में आ गया कि रेगुलेटिंग एक्ट बनाने का उद्देश्य क्या था। बेसिकली आप ये जान लीजिए, रेगुलेटिंग एक्ट बनाने का एक प्रमुख उद्देश्य था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित और विनियमित किया जाए। अब इसके कुछ प्रावधान हैं, जैसे होते नहीं कुछ विशेषताएं, तो उसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्ज़ाम में जो प्रश्न आते हैं वो यहीं से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे पहली विशेषता क्या है? इस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के शासन हेतु पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। मतलब कंपनी के लिए एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया कि तुमको भारत में इस प्रकार से व्यापार करना है, तो ये लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। दूसरा क्या है? मुंबई, ये मुंबई नहीं है, बम्बई होना चाहिए। आज हम मुंबई कहते हैं, पहले इसी को बम्बई कहते थे, लेकिन बम्बई कहना उचित है क्योंकि हम इतिहास पढ़ रहे हैं, इतिहास पहले समय का पढ़ रहे हैं, तो इसलिए पहले समय का नाम भी होना चाहिए। तो बम्बई कर दीजिए यहाँ पर, तो ज़्यादा सही रहेगा। बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। कलकत्ता प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल व 4 सदस्यों वाले परिषद के नियंत्रण में एक सरकार की स्थापना की गई। पहले क्या था कि बम्बई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, तीनों का अलग अलग गवर्नर होता था और तीनों की अपनी अपनी अलग अलग पावर थी। लेकिन अब क्या किया गया इस अधिनियम के द्वारा कि बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। तो यहाँ तो अभी गवर्नर ही काम करेंगे, यहाँ गवर्नर ही काम करेंगे, लेकिन जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी इसके गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और गवर्नर जनरल का इन दोनों गवर्नरों पर नियंत्रण स्थापित हो गया। तो ये चीज़ कर दी गई। चौथा विशेषता क्या था? बंगाल के गवर्नर को अब तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तीनों प्रेसिडेंसियों का, जो कलकत्ता का गवर्नर था बेसिकली, चूँकि उसके अंडर में बम्बई और मद्रास भी आ गए, इसलिए उसको तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और इस एक्ट के तहत बनने वाले बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स। पांचवा है बंगाल के सचिव, भारत के सचिव, ये मतलब भारत में कंपनी के शासन की देखरेख करते थे इंग्लैंड से ही। तो भारत के सचिव की पूर्व अनुमति पर गवर्नर जनरल तथा उसकी 4 सदस्यीय परिषद को कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल को 4 में से कम 2 सदस्यों का मत प्राप्त करना अनिवार्य था। तो मैंने आपको बताया था कि गवर्नर जनरल जो था उसके साथ में 4 सदस्य और थे, तो टोटल हो गए 5 सदस्य। एक गवर्नर जनरल था और 4 सदस्य थे। तो अगर गवर्नर जनरल कोई कानून बनाना चाहता है तो उसको 4 में से कम 2
कम से कम 2 सदस्यों का मत प्राप्त करना होगा। तो टोटल थे 5, 2 प्राप्त कर लेगा और 1 अपना वोट दे देगा, तो यानी कि 3 हो जाएंगे और फिर कोई भी कानून आराम से बन जाएगा। यानी 3 मत आवश्यक था। तो एक तो उसका खुद का मत था गवर्नर जनरल का, बस उसे 2 मत चाहिए थे, फिर कोई भी कानून बन सकता था। लेकिन हाँ, सबसे पहले उसे भारत के सचिव की अनुमति लेनी पड़ेगी। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी की गई 1774 में, जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार और उड़ीसा शामिल थे। सर एलिजाह इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे। तो ये भी जान लीजिए कि इस अधिनियम के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 1774 में, और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजाह इम्पे थे। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार या रिश्वत लेने को प्रतिबंधित कर दिया गया। मैंने आपको बताया था कि कंपनी के अधिकारी निजी व्यापार कर करके भ्रष्ट हो गए थे और खुद माला माल होकर इंग्लैंड लौटते थे, लेकिन कंपनी डूबती चली गई। तो अब इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने से रोक दिया गया और भारतीय लोगों से जो भी उपहार या रिश्वत लेते थे उसको भी रोक दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। अगला है, कंपनी पर ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का नियंत्रण बढ़ गया तथा अब भारत में कंपनी के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया। अब ये क्या है समझ लीजिए। ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के कुछ सदस्य होते थे जो ब्रिटेन से ही कंपनी पर नियंत्रण रखते थे। ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में कुछ पार्लियामेंट के सदस्य होते थे और वो कंपनी पर नियंत्रण रखते थे। तो अब और ज़्यादा नियंत्रण उनका बढ़ गया और राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया। अगर भारत में कोई भी राजस्व संबंधित मामला है, नागरिक संबंधित मामला है या सैन्य मामला है, तो ये मामला अब ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया, इसकी जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया। कोई भी छोटी घटना घटेगी तो उसको सीधे ब्रिटिश सरकार को बताया जाएगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या 24 थी, 24 ही रखी गई, कोई उसमें बदलाव नहीं किया गया, लेकिन इनका कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ा करके 4 वर्ष कर दिया गया। तो ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य थे, इनकी संख्या 24 ही रखी गई, लेकिन इनका कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ा करके 4 वर्ष कर दिया गया। व्यापार की सभी सूचनाएं क्राउन को देना सुनिश्चित किया गया। जितनी भी सूचनाएं हैं, जितनी भी जानकारियां हैं व्यापार से संबंधित, कंपनी जो भी व्यापार करती है उसका पूरा डाटा क्राउन को दिया जाएगा। क्राउन मतलब इंग्लैंड की महारानी या जो इंग्लैंड के सम्राट हैं उनको पूरा डाटा दिया जाएगा। तो ये तो इसकी विशेषताएं थी। अब इसमें कुछ कमियां भी थी। रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ, लेकिन फिर भी इसमें कुछ कमियां रह गई, इसके कुछ दोष थे, वही चीज़ देख लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कंपनी पर अंकुश तो लगाया गया, लेकिन इसमें कई कमियां थी। जैसे देखिए, ये देखिए जहाँ मुंबई लिखा है यहाँ बम्बई कर लीजिएगा। मद्रास और बम्बई को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था, लेकिन इनके बीच शक्तियों का विभाजन अस्पष्ट था। यह कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक है, तो उसको आप सही कर लीजिए। अस्पष्ट था, यहाँ आ लगा लीजिए, अस्पष्ट था। मतलब देखिए, मद्रास और बम्बई को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। अब इसमें ये नहीं पता था कि मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर हैं उनके पास कितनी शक्तियाँ बची हैं और जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसके पास क्या क्या शक्तियाँ हैं, ये स्पष्ट नहीं था। तो ये अस्पष्ट था, अस्पष्ट। फिर है, गवर्नर जनरल की शक्तियाँ बहुत कम हो गई थी,
गवर्नर जनरल को कोई भी फैसला लेने से पहले कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों की आज्ञा लेनी पड़ती थी और जवाबदेही गवर्नर जनरल के ऊपर थी। तो ये भी एक दोष था कि जो गवर्नर जनरल था उसकी शक्तियाँ बहुत कम हो गई थी, क्योंकि अगर उसे कोई कानून बनाना है तो सबसे पहले तो उसे भारत के राज्य सचिव से अनुमति लेनी पड़ेगी। उसके बाद जो कार्यकारिणी परिषद के सदस्य हैं, मैंने बताया उनमें कम से कम 2 सदस्यों की अनुमति लेनी पड़ेगी। 2 सदस्यों का मत प्राप्त करना अनिवार्य था और एक अपना देगा, तो कुल मिलाकर 3 हो जाएगा, तो कानून बन जाएगा। और अगर कोई मिस्टेक होती है तो उसकी जवाबदेही गवर्नर जनरल के ऊपर थी। उसी से पूछताछ किया जाएगा कि ऐसा कानून क्यों बनाया। कोई दुर्घटना हो जाए तो पूरी जवाबदेही गवर्नर जनरल के ऊपर थी। तो ये भी एक कमी थी। इस एक्ट में सर्वोच्च न्यायालय और गवर्नर जनरल के बीच संबंध अपरिभाषित थे। सर्वोच्च न्यायालय और गवर्नर जनरल के मध्य मतभेद शुरू हो गया। दोनों एक दूसरे को अपने अधीन करना चाहते थे। अब मैंने बताया 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी की गई थी। तो उसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे और वॉरेन हेस्टिंग्स इधर गवर्नर जनरल था। तो इन दोनों में कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, इसको लेकर विवाद हो गया। दोनों में मतभेद शुरू हो गया और दोनों एक दूसरे को अपने अधीन करना चाहते थे। तो ये भी स्पष्ट नहीं था, इसलिए ये भी एक कमी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के पास एक समस्या आ गई कि वो सर्वोच्च न्यायालय की सुने या गवर्नर जनरल की। ये भी एक समस्या थी कि अब कर्मचारी किसकी बात पर ज़्यादा मान्यता दें, किसकी बात को माने, सुप्रीम कोर्ट की बात को माने या फिर कर्मचारी गवर्नर जनरल की बात को माने। ये भी एक समस्या थी। तो ये कमी थी या दोष थे। रेगुलेटिंग एक्ट की उपरोक्त कमियों को जांचने के लिए टचेट कमेटी का गठन किया गया और इस कमेटी के रिपोर्ट पर सेटलमेंट एक्ट 1781 लाया गया। तो कमी को दूर करने के लिए कौन सी कमेटी का गठन किया गया? टचेट। और इस कमेटी के आधार पर ही अगला कानून आएगा, यानी अगला एक्ट अधिनियम आएगा, जिसको कहते हैं सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1781, यानी सेटलमेंट एक्ट 1781 आएगा और इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।